हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा 21वां नंबर का वीडियो लेक्चर है। इससे पहले तक के वीडियो में हम अनुच्छेद 123 तक का पूरा अध्ययन कर चुके थे और अनुच्छेद 123 तक हम जो पढ़े थे यह भारतीय संसद से रिलेटेड था। आगे अनुच्छेद 124 जो आएगा वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम संसद की कुछ अन्य बातों की चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे संसद के अंतर्गत जो समिति होते हैं उनके बारे में। संसद के अंतर्गत जो भी काल लगता है, प्रश्न काल, शून्य काल, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे संसद की समितियों के बारे में, जहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है संसद की समितियों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम संसद की वित्तीय समितियों के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो संसद की वित्तीय समितियों के अंतर्गत कौन कौन सी समिति हमें पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें संसद की वित्तीय समिति का मतलब ये होता है कि देश के अंतर्गत जो भी हमारा टैक्स वसूला जा रहा है तो उस पर विभिन्न रूप से कार्य करने के लिए या बजट के संबंध में कुछ कार्य करने के लिए या वित्त संबंधी जो भी कार्य करना है संसद को, तो संसद की एक अलग से समिति होती है, वो इस वित्तीय संबंधी कार्यों को संभालता है। तो हम देखेंगे संसद के अंतर्गत जो प्रमुख वित्तीय समितियों में कौन कौन सी समिति हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम समिति इसके अंदर पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के बारे में देखेंगे। प्राक्कलन समिति के बाद हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वित्तीय समिति के अंतर्गत वो रहेगा हमारा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बारे में हम देखेंगे और लोक लेखा समिति के बाद तीसरी महत्वपूर्ण वित्तीय समिति हम देखेंगे जिसको कहते हैं सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति। तो ये तीन महत्वपूर्ण हम वित्तीय समिति देखेंगे, जिसका सबसे पहला रहेगा हमारा प्राक्कलन समिति के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे लोक लेखा समिति क्या होता है और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सरकारी उपक्रम समिति किसे कहते हैं और इन तीनों समितियों का कार्य क्या है, किस तरीके से चयन होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, हम प्राक्कलन समिति से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के अंदर जो भी बातें बताई जाएगी उससे बाहर इन समितियों से क्वेश्चन आने की कोई चांस नहीं होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से अध्ययन जरूर करिएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करें प्राक्कलन। प्राक्कलन को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एस्टिमेट। किसी भी चीज का जब प्राक्कलन तैयार होता है, जैसे बजट का भी कुछ प्राक्कलन बनाया जाता है, एस्टिमेट बनाते हैं, तो उनके संबंध में उसे हम किसी न किसी समिति को सौंप देते हैं। जो भी हम प्राक्कलन बनाएंगे वित्त से संबंधित जब भी कुछ एस्टिमेट हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राक्कलन। तो प्राक्कलन करने के लिए एक अलग से संसद में समिति का गठन किया जाता है। तो इसके बारे में हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं कि इस प्राक्कलन समिति को लेके क्या क्या आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं जो वित्त संबंधी मामलों में अपना कार्य करेगा। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये 30 सदस्य किस सदन के होंगे, जैसे कि हमारे संसद के अंतर्गत एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो प्राक्कलन समिति में पूरे के पूरे जो 30 सदस्य होते हैं वो हमारे लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं आपके? लोकसभा से। कहाँ से होते बता दीजिए। तो पूरे 30 के 30 सदस्य हैं कहाँ से आते हैं? लोकसभा के अंतर्गत से आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें तो ये लाइन आपको क्लियर समझ में आएगा कि इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? और कोई भी वित्तीय समिति या संसदीय समिति नहीं है जिसमें 30 सदस्य शामिल हो। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति जो है
वो सबसे बड़ी संसदीय समिति मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको किस में टिक लगाना है, तो वह है आपका प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति में आपको टिक लगाना है, जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, जो सबसे बड़ी संसदीय समिति मानी जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो 30 सदस्य जो होते हैं इसका चुनाव कैसे होता है, उसके संबंध में किस प्रकार का चुनाव कराया जाता है। अगर क्वेश्चन आए तो आपको उसमें टिक लगाना है कि प्राक्कलन समिति के अंतर्गत जो भी सदस्य चुने जाते हैं, जिनका चुनाव होता है, इस समिति में जाने के लिए जो भी हमारे सदस्य होते हैं उनके बीच चुनाव कराया जाता है। और इस चुनाव का पद्धति होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी मेंबर अपना नाम देंगे उनका चुनाव इसी पद्धति से होगा। और इस पद्धति में हम चयन कैसे करते हैं उसको हम एक बार समझते हैं। तो इसका चयन का एक मुख्य प्रोसेस होता है। जैसे कि हम इससे बात करें, इसमें हम जैसे देखते हैं कि किस प्रकार से चयन होता है इसके अंतर्गत। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि 3 लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि कोई ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है। तो यदि किसी व्यक्ति को मतदान करना है तो इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस डालना होता है। जैसे कि मेरे को मान लो कि बी व्यक्ति ज़्यादा अच्छा पसंद है इस समिति के लिए, तो इसको मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा। उसके अंदर को लगता है नहीं, अगर बी का चुनाव यदि नहीं हो पाता या नहीं जीत पाता तो सी बन जाए करके इसको दे दूंगा। और मान लो सी भी नहीं बन जाएगा तो इनको तो देना ही पड़ेगा, तो इसको हम 3 करके दे देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमें जो प्रेफरेंस वाइज मतदान करना पड़ता है। और प्रेफरेंस वाइज जो हम मतदान करते हैं उसी को ही बोलते हैं एकल संक्रमणी पद्धति। क्या बोलते हैं? एकल संक्रमणी पद्धति में जितने सदस्य होते हैं सबको मत देना होता है, बस हमें उनको ऊपर प्रेफरेंस डालना होता है, क्योंकि इस पद्धति में इसी बात की चर्चा की गई है। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि इस समिति में सदस्य का चुनाव हो चुका है, तो कोई भी सदस्य कितने समय तक इस प्राक्कलन समिति में रह सकता है। अगर क्वेश्चन आए तो वो रह सकता है 1 वर्ष तक। इनका कार्यकाल कितना होता है? जो भी सदस्य 30 के 30 सदस्य जो चुने जाएंगे वो 1 वर्ष तक इस समिति का सदस्य रह सकते हैं, जो 1 मई से 30 अप्रैल तक अपना कार्य करते हैं। कब से कब तक काम करेंगे? तो 1 मई से 30 अप्रैल तक ये काम करेंगे। क्लियर है सबका? और हम बात करते हैं, कोई भी समिति जब होता है तो समिति का किसी न किसी को अध्यक्ष हम बनाते हैं। तो अध्यक्ष का जब मामला आता है तो आपको याद रखना है कि प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति या मनोनीत कौन करता है, तो कौन करता है बता दो? लोकसभा का अध्यक्ष। ये 30 सदस्य जो होंगे इन्हीं में से किसी एक को क्या करेगा? मनोनीत कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन यदि हम मान के चलते हैं कि यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस प्राक्कलन समिति के चुनाव में खड़ा होता है और जीत जाता है, तो उस स्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो यहाँ का पदेन अध्यक्ष होगा। उस स्थिति में ये नियम काम नहीं करेगा। हमारा लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो मनोनीत नहीं करेगा। यदि उपाध्यक्ष ही चुनाव जीतकर आ गया है इस समिति में तो वो यहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर सभी का? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्राक्कलन समिति के संबंध में, ये सभी चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है, कौन कौन सा रिपोर्ट बनाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्राक्कलन समिति कौन कौन से विषयों पर अपना रिपोर्ट तैयार करती है? तो सबसे पहला जो होता है कि जो भी सरकारी खर्च में जो भी गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है उसमें कैसे कमी लाई जाए, इस पर पूरा विचार विमर्श करती है प्राक्कलन समिति और अपना रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखती है, संसद के पास, कि हम किस प्रकार से सरकारी खर्च में कमी ला सकते हैं, एस्टीमेट कैसे बनाएं कम से कम, ताकि हमारा पूरा देश चल जाए। इस हिसाब से वो समिति काम करता है। ठीक है, दूसरा ये रिपोर्ट जो बनाते हैं उसमें रहता है कि देश के अंदर जितने भी संगठन हैं, सरकारी संगठन, उनमें कैसे कुशलता लाई जाए ताकि मिलजुल कर वो सभी संगठन अच्छे से काम कर सके। इस बात को हमको ध्यान देना है। तो दूसरा ये रिपोर्ट बनाएंगे
कि जितने भी गवर्नमेंट के संगठन से हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब मिलजुल कर काम कर सके और उनमें कुशलता कैसे ला सके, इस संबंध में प्राक्कलन समिति अपना रिपोर्ट देता है। तीसरा रिपोर्ट ये देता है कि हम किस प्रकार से एस्टीमेट तैयार करें जिससे हमारे प्रशासन में सुधार आ सके, कि जो हमारा देश चल रहा है उसमें हम कैसे सुधार लाएं, प्रशासन को कैसे हम बेहतर बना सके। इस संबंध में प्राक्कलन समिति पूरा काम करता है 1 वर्ष तक, और ये 3 प्रकार का रिपोर्ट सौंपता है सदन को। पहला जो है सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए उसके संबंध में। दूसरा जो है संगठन जो होगा उनमें कैसे कुशलता बना के रखे, और देश के प्रशासन में हम कैसे सुधार लाएं, इस बात को लेकर पूरा रिपोर्ट तैयार करता है। और एक चीज हमें ये देखने मिलता है कि ये तीनों रिपोर्ट जब सदन में रखा जाता है तो एक चीज हमें ये देखने मिलता है कि इस पर किसी भी प्रकार का बहस नहीं किया जाएगा, सीधा सुना दिया जाएगा, इस पर कोई बहस नहीं किया जाता। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि किस समिति के प्रतिवेदन पर सदन बहस नहीं करता है, तो आपको टिक लगाना है प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति का जो प्रतिवेदन होता है इस पर किसी भी प्रकार का बहस नहीं किया जाता है, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। क्लियर सबका? तो ये पूरी बातें हो गई हमारी प्राक्कलन समिति के संबंध में। इतना ही क्वेश्चन इस समिति का बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो संसद की वित्तीय समिति में दूसरी हमारी जो समिति है जिसे हम बोलते हैं लोक लेखा समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिति है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस समिति से एग्जाम में बनते हैं, इसलिए अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और इस नोट्स को आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में। लोक लेखा समिति के संबंध में हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हम बात करें कि लोक लेखा जो समिति होता है ये सेम किस प्रकार की समिति की तरह होता है, तो लोक लेखा जो समिति होता है यह सेम होता है प्राक्कलन समिति की तरह। जो हम अभी इससे पहले जो पढ़े, जो हमारी जो प्राक्कलन समिति था, तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति की क्या बोल रहे अपन, जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो कहते हैं लोक लेखा समिति को। ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, लोक लेखा समिति को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान ये रखना है कि इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। और ये 22 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, तो ये 22 सदस्य में से जो 15 सदस्य हैं वो लोकसभा से आएंगे और जो 7 सदस्य हैं वो राज्यसभा से आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि 22 सदस्य टोटल होंगे, जिसमें 15 सदस्य कहाँ से आएंगे बता दो, लोकसभा से, और 7 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, आपको ध्यान में रखना है। और इसे ही कहा जाता है लघु लोकसभा। क्या बोलते हैं, लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति को याद रखना है। और इस समिति के अंदर जो 22 सदस्य होंगे इनका भी चुनाव, इससे पहले हम जो देखे, एकल संक्रमणीय अनुपातिक जो पद्धति था उसी पद्धति से भी इनका चुनाव होता है। साथ ही हम बात करें इस समिति के संबंध में कि समिति का जो अध्यक्ष होता है उसे कौन नियुक्त करता है, तो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उन्हीं के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन 1967 से ये नियम बना दिया गया है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा सदैव, तो जो भी विपक्ष का जो नेता होता है, जिनकी सरकार नहीं चल रही होती है उनको हम विपक्ष बोलते हैं, तो जो विपक्ष का जो नेता होता है वही इस समिति का अध्यक्ष बनता है। ऐसा नियम बना है 1967 से। तो कुछ ये महत्वपूर्ण बातें इस लोक लेखा समिति के बारे में याद रखना है। तो चलो हम विस्तार से देखते हैं इस समिति के संबंध में। तो सबसे पहले हम अभी जो चर्चा की उसी को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। इसी को ही कहा जाता है लघु लोकसभा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं, लघु लोकसभा।
इनका चुनाव, इस समिति के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है। और चुनाव जैसे जीत जाएंगे तो कितने साल तक इनका कार्यकाल होता है, तो 1 साल तक होता है। इनके अध्यक्ष का इस समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इस समिति के अध्यक्ष को क्या करता है, मनोनीत करने का अधिकार रखता है। और 1967 से ये नियम है कि लोकसभा के अंतर्गत जो भी विपक्ष का नेता होता है वही इस समिति का अध्यक्ष बनता है, क्योंकि लोक लेखा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। अगर इस समिति का अध्यक्ष हम कोई सरकार के पक्ष वाले व्यक्ति को बना देते हैं तो अपनी मनमानी चलाएगा और जिस क्षेत्र में जितना खर्चा करना है वो आसानी से कर सकता है, रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। इसी चीज को देखते हुए विपक्ष का जो नेता होता है वो क्या करेगा कि जिनकी सरकार चल रही है उनको ज़्यादा खर्चा करने के लिए नहीं देगा। जो भी रिपोर्ट्स बने हैं अगर सरकार के पक्ष में नहीं है तो वो उसको बहुत ही जल्द सबके सामने ला सकता है। इसलिए विपक्ष के नेता को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाना सही समझा जाता है। ठीक है, और यह नियम कब से बना है, तो 1967 में से ये नियम तैयार हुआ है। ये बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है सबका। आगे हम बात करते हैं। तो इस समिति में जरूर हम देखते हैं कि जैसे आप देखें कि यहाँ पर राज्यसभा का 7 सदस्य तो होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस समिति में राज्यसभा के सदस्य को मुख्य सदस्य मतलब राज्यसभा के सदस्य को सह सदस्य माना जाता है। यहाँ एक शब्द हम भूल गए हैं, सह सदस्य माना जाता है, क्योंकि इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्या देने का अधिकार नहीं होता है, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इन्हें हम एक क्या मानते हैं, सह सदस्य मानते हैं, पूर्ण सदस्य नहीं मानते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस प्रकार का सदस्य मानते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य को सह सदस्य माना जाता है, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी मामले पर लोक लेखा समिति को फैसला लेना है तो उसमें राज्यसभा के जो सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस बात को आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है सभी का। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, लोक लेखा समिति के कार्यों को लेकर चर्चा करते हैं कि समिति का काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें लोक लेखा समिति का जो काम को हम चर्चा करते हैं, तो इसकी जो महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है, जैसे कि देश के आय व्यय का जो पूरा हिसाब किताब कौन रखता है, तो उसको हम बोलते हैं कैग। क्या बोलते हैं, कैग को हम बोलते हैं हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के नाम से इसे हम जानते हैं। इसका काम क्या होता है, कैग के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार किया गया है, तो रिपोर्ट जो तैयार किया गया है, इस रिपोर्ट की जांच, कैग द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार किया गया है सरकार के आय व्यय के संबंध में, इसकी पूरी जांच करने के लिए समिति जो बना है उसी समिति को बोलते हैं लोक लेखा समिति। क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति के नाम से हम जानते हैं। पहला काम ये हो गया कि कैग जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद फिर सदन में रखेंगे। ठीक है, दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण काम हम देखें तो उसका ये है कि सरकार के व्यय रिपोर्ट की जांच करना। सरकार के व्यय मतलब सरकार कितना खर्चा कहाँ कहाँ किया है, इसकी पूरी जांच करने के लिए समिति बना है। अगर सही ढंग से खर्चा नहीं किए तो इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं संसद के अंदर, क्योंकि यहाँ विपक्ष का नेता का मुख्य भागीदारी होता है। तो विपक्ष का नेता और अच्छे तरीके से जांच करता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च किए हैं, सही तरीके से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, कि बेईमानी तरीके से खर्चा किए हैं। तो ये सब की जांच करवाते हैं और सदन में फिर उसको रखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला काम क्या हो गया इनका, तो कैग जो होता है जो देश के आय व्यय का पूरा हिसाब किताब रखता है, उनके द्वारा रिपोर्ट जो दिए जाते हैं उनकी जांच करेंगे। सरकार किस क्षेत्र में कितना कितना व्यय किया है उसकी पूरा जांच ये समिति करता है। और तीसरी हम बात करें कि
तीसरा इनका जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त अन्य धनराशि के व्यय की जांच करना। जैसे हम बजट लाते हैं तो बजट के अंतर्गत जितनी भी धनराशि संसद के द्वारा सरकार को दी जाती है उतना धन को तो खर्चा करना ही है, लेकिन सरकार कहीं से और अन्य धन को तो खर्चा नहीं किया है, इसकी भी जांच लोक लेखा समिति आपको करके देता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम आपको याद रखना है। तो इसी चीज को हम विस्तार से अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें जो हम अभी समझे उसी के बारे में देखते हैं कि लोक लेखा समिति का सबसे मुख्य काम क्या है। कैग के द्वारा जो भी रिपोर्ट दिया गया है उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। दूसरा काम क्या है, तो सरकार के व्यय रिपोर्ट की जांच करता है, सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च किया है इसकी पूरी जांच करेगा। और तीसरा हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त अन्य धनराशि के व्यय की जांच करता है। तो संसद जितना धनराशि प्रदान किया है उसके अतिरिक्त भी अन्य धनराशि की जांच करने का अधिकार लोक लेखा समिति के पास में है। तो ये हो गया हमारा संसदीय समिति के अंतर्गत जो वित्तीय समिति का दूसरा समिति जिसको हम बोलते हैं लोक लेखा समिति। पहला क्या था बता दो, तो पहला हमारा था प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के बारे में देखते हैं वो क्या क्या काम करता था। तो सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए उसके बारे में रिपोर्ट बनाता है, संगठन में कुशलता कैसे लाई जाए और प्रशासन को हम कैसे सुधारें, इस चीज को रिपोर्ट कौन बनाता है, तो प्राक्कलन समिति बनाता है। लोक लेखा समिति क्या काम करेगा, तो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसकी जांच करेगा, सरकार कितना पैसा खर्चा किया है उसकी जांच करेगा, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि संसद द्वारा जो प्रदान की गई धनराशि है उसके अतिरिक्त भी कुछ धनराशि खर्चा किया गया है क्या, इस बात की जांच लोक लेखा समिति करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य हम देखें, 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, चलो तीसरी महत्वपूर्ण वित्तीय समिति कौन सी है, तो हम बताएंगे सरकारी उपक्रम समिति। क्या बताना बता दो, तो जो सरकारी उपक्रम समिति है ये हमारी तीसरी वित्तीय समिति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई सरकारी उपक्रम क्या होता है, किसे हम बोलते हैं। तो सरकारी उपक्रम का मतलब हम बता सकते हैं कि भारत देश के अंतर्गत ऐसी सभी संस्था जिससे भारत सरकार को किसी भी प्रकार का लाभ होता हो, या भारत सरकार के द्वारा संचालित जो भी कंपनी है वो सभी कंपनी जहां से हमें लाभ प्राप्त होता है उसे बोलते हैं सरकारी उपक्रम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आसपास में, जैसे छत्तीसगढ़ में बीएसपी प्लांट आपको देखने मिलेगा, बाल्को आपको देखने मिलता है, ठीक है ना। और ऐसे तमाम ऐसे कंपनी है जो सरकारों की कंपनी, जिससे सरकार को बहुत ही ज्यादा मात्रा में धनराशि प्राप्त होती है, या जो भी सरकारी कंपनी है, सरकारी संस्थाएं हैं, ये सब सरकारी उपक्रम कहलाता है। तो इनसे कितना लाभ हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सब चीज की जांच करने के लिए देश के अंदर जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जिनसे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होते हैं, तो उन सब की रिपोर्ट बनाने के लिए, उन सब की जांच करने के लिए संसद में एक समिति बनाई जाती है जिसे वित्तीय समिति के अंतर्गत रखा गया है, और उसे हम बोलते हैं सरकारी उपक्रम समिति। क्लियर सभी का। चलो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या आपको याद रखना है सरकारी उपक्रम समिति के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो सरकारी उपक्रम समिति है इसका गठन कब किया गया और किस समिति के सिफारिश पर यह समिति लाया गया था। तो 1963 में आपको ध्यान में रखना है कि इस सार्वजनिक उपकरण पर नियंत्रण पाने के लिए इस समिति का गठन किया गया, और इस समिति को गठित करने के लिए सिफारिश कौन किया गया था, तो सिफारिश किए थे कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के पर। कृष्ण मेनन समिति। तो जो कृष्ण मेनन समिति है इसकी सिफारिश पर 1963 में इस समिति का प्रावधान किया गया था। और हम बात करें इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं।
इस 22 सदस्य में से जो हमारा लोकसभा से कितने सदस्यों का चुनाव होता है, तो हम बताएंगे 15 सदस्यों का। और राज्यसभा से कितने सदस्यों का चुनाव होता है, तो 7 सदस्यों का चुनाव होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जितने भी 22 सदस्य चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको बताना है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। हर साल चुनाव होते हैं। और हम बात करें इनके अध्यक्ष को लेकर कि इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है या कौन मनोनीत करता है, तो इस समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनके द्वारा इस समिति में अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? चलो, तो इसी बातों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे नोट्स के माध्यम से। चलो तो देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं तो कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रम पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था किया गया। ठीक है, लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति का व्यवस्था कब किया गया? 1963 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। क्लियर है सबका? कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपको बताना है कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाएंगे और 7 सदस्य जो होंगे वो राज्यसभा से चुने जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि सरकारी उपक्रम समिति में ध्यान ये दिया जाता है कि कोई भी जो मंत्री है इस समिति का सदस्य नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं मंत्री को क्यों नहीं रखा जाता, तो जैसे हम बात करें तो कोई भी मंत्री हो, इनको कुछ ना कुछ विभाग सौंपा जाता है। अब कुछ भी विभाग सौंपा गया है और उसी विभाग से संबंधित मान लो कि कोई भी हमारा सरकारी उपक्रम है और उस सरकारी उपक्रम पर पूरा नियंत्रण इस मंत्री का होगा, तो अभी मंत्री तो इस सरकारी उपक्रम पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, उस सब की जांच तो ये समिति करेगा। तो यदि हम इस मंत्री को ही इस समिति में बैठा देंगे तो आसानी से वो घपला कर देगा किसी भी उपक्रम के क्षेत्र में। तो इसी कारण से मंत्रियों को यहाँ का सदस्य नहीं बनाया जाता, ताकि सही ढंग से सरकारी उपक्रम समिति में काम हो सके। तो आपको ध्यान में रखना है। और मंत्री का चयन कैसे होता है, तो जो भी जिनकी सरकार चल रही होती है उनके प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे मंत्रियों का लिस्ट दिया जाता है और लिस्ट देने के बाद राष्ट्रपति उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से मंत्री बनते हैं। तो हर एक मंत्री के पास कुछ न कुछ विभाग होता है, तो वो अपने विभाग के संबंध में काम करता है, इस समिति में कोई भी काम नहीं करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पॉइंट आपको मेन याद रखना है कि कौन से समिति में मंत्रियों को सदस्यता नहीं दी जाती, तो वह है सरकारी उपक्रम समिति। क्लियर सबका? यहाँ के जो भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होगा 1 वर्ष। अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उनके द्वारा सरकारी उपक्रम समिति में अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम इस पर प्रमुख कार्य की ओर कि सरकारी उपक्रम समिति जो होता है उसका काम क्या होता है, इस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं, देखो कैग जो होता है इनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, तो एक रिपोर्ट जो होता है जो सरकार के आय व्यय को लेकर रहेगा और दूसरा रिपोर्ट जो रहता है जो सरकारी उपक्रम संबंधी रिपोर्ट होता है। कौन सा रिपोर्ट होता है? सरकारी उपक्रम संबंधी जो रिपोर्ट होता है इसको इसी समिति के पास सरकारी उपक्रम जो समिति है उन्हीं को सौंपा जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कैग द्वारा जो सरकारी उपक्रम से प्रतिवेदन से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उनकी ये क्या करता है, जांच करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो कैग द्वारा दिए गए सरकारी उपक्रम के संदर्भ में पूरी जांच इस समिति के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करें ऐसे विषय की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा
निर्देशित किया जाए। अगर मान लो कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा, इस समिति का जो क्या होगा बता दो, अध्यक्ष, वो यदि कुछ काम दे देगा तो उनको काम करना पड़ेगा, या सदन के द्वारा कुछ भी काम दिया जाए तो उनको भी वो करना पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? तो इसी को हम अपने नोट्स में एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यों को लेकर। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो सरकारी उपक्रम समिति जो है वो क्या काम करता है। तो हम सिंपल बताएंगे, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना तथा कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना। कैग के द्वारा कुछ प्रतिवेदन सौंपे जाते हैं, उसकी जांच करना, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों, लेखाओं, इन सभी चीज़ों की जांच करना वो इसके अंतर्गत आता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर है? साथ ही साथ ऐसे विषय की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाए, उस विषय पर भी इन लोग जांच के कार्य करते हैं। क्लियर सबका? तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। वित्तीय समिति के अंतर्गत 3 समिति पढ़े जाते हैं, तीनों ही हमारा हो चुका है। पहला हम पढ़े प्राक्कलन समिति, दूसरा पढ़े लोक लेखा समिति, और तीसरा हम पढ़े सरकारी उपक्रम समिति। तीनों ही समिति आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है सबका? चलो आगे हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वित्तीय समिति को लेकर। जैसे कि हम बात करें तो वित्तीय समितियां जो होती है संसद की एक स्थायी समिति होती है। स्थायी समिति मतलब ये सदैव रहेगा, क्योंकि जैसे ही कार्यकाल पूरा होने वाला होता है तो फिर से इनका चुनाव करा देते हैं। तो कहने का मतलब ये कभी भी समिति मतलब भंग नहीं होगी, सदैव समिति बनी रहेगी और हर साल इसका चुनाव कराएंगे। तो जो भी वित्तीय समिति हम देखें, ये तीनों की तीनों जो समिति होते हैं वो एक प्रकार का स्थायी समिति होती है, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। जिसका गठन क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष गठन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आता है कि कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति होती है, तो वो होता है वित्तीय समिति। क्लियर सबका? और जितने भी तीनों वित्तीय समिति हम देखें उसका गठन कौन करता है, तो आपको एक ही शब्द में बताना है, लोकसभा का अध्यक्ष। क्योंकि पूरे वित्त संबंधी मामले लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो इसलिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो तीनों के तीनों वित्तीय समितियों का गठन करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सभी का? चलो इसके अलावा कुछ और समिति हम देखते हैं। तो संसद की अन्य समितियों की चर्चा करें, जो अन्य स्थायी समिति की चर्चा करते हैं। संसद की अन्य स्थायी समिति में कौन कौन और आते हैं, जैसे कि हम बात करें तो सेवा समिति होता है। ठीक है? सेवा समिति क्या होता है? तो इसमें लिखा है, इस समिति का मुख्य कार्य संवैधानिक पदों के सेवाओं से संबंधित कार्य करना। तो जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके संबंध में जो भी उनको सर्विस देना है, जो भी उनको सुविधाएं देना है, उनके संबंध में ये पूरा काम करते हैं। क्लियर है? दूसरा एक स्थायी समिति में होता है अन्वेषण समिति। अन्वेषण जो समिति का काम क्या होता है, तो ST/SC की स्थिति में हुई सुधारों की जांच करना, ये काम होता है अन्वेषण समिति का। ठीक है? सेवा समिति का काम क्या होता है, तो जितने भी संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे टाइप के राज्य जो भी है, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको जो भी सेवाएं देना है उनके संबंध में पूरा कार्य सेवा समिति करता है। अन्वेषण समिति देखो क्या करता है, तो ST/SC से रिलेटेड सुधारों की जांच कौन करता है? अन्वेषण समिति। तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं सदन समिति। क्या बोलते हैं? सदन समिति। तो सदन समिति के बारे में क्या याद रखना है, तो इसमें लिखा है, इस समिति का मुख्य कार्य सदन में होने वाली दैनिक क्रियाओं का बदलाव करना। जो भी दैनिक क्रियाएं हो रही हैं उसमें यदि कुछ बदलाव करना है तो उनसे संबंधित एक समिति बना है जिसको हम सदन समिति बोलते हैं, और उनसे संबंधित योजनाएं बनाना। तो सदन का मुख्य कार्य मतलब इस समिति का मुख्य कार्य देखो क्या है, सदन में होने वाली दैनिक क्रियाओं का बदलाव करना और उनसे संबंधित योजनाएं बनाना सदन समिति का काम होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक समिति होता है स्थायी में जिसको जांच समिति बोलते हैं। जांच समिति का हम बात करें तो इसका देखो काम क्या है, तो जांच समिति का मुख्य कार्य है जनता की
मुख्य आवश्यकताओं की जांच करना कि वर्तमान में जनता की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन सभी पर रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट संसद को देगा। तो उसी को बोलते हैं जांच समिति, कि जितनी भी मांगे हैं जनता की और उन्हें जनता को क्या क्या चीज़ों में परेशानी हो रही है, क्या क्या नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब चीज़ आपको देखने मिलता है किसमें, जांच समिति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जांच समिति में ये सब आपको देखने मिलेंगे। क्लियर है सभी का। चलो स्थायी समिति में ही आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं विभागीय समिति। क्या बोलते हैं, विभागीय समिति भी एक स्थायी समिति होता है जो सदैव सदन संसद में बनी रहती है। ठीक है, तो विभागीय समिति का काम देखते हैं क्या है। तो विभागीय समिति का मुख्य कार्य अन्य सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कराना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। तो विभागीय समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति इसलिए मानते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें ये कोई रोड है, कोई सड़क है, अब हमें मान लो कि सड़क का निर्माण करना है। तो अब सड़क का निर्माण करना है तो आसपास हम बात करें तो आसपास हम देखते हैं तो इस प्रकार से बिजली के खंभे होते हैं। ठीक है ना, आसपास इस प्रकार से हमें क्या देखने मिलेंगे, बिजली के खंभे देखने मिल सकते हैं। हो सकता है इसी रोड को क्रॉस करके हमें कुछ टेलीकॉम का सिग्नल भेजना है, कोई केबल वायर बिछाना है। तो अगर हम मान लो कि रोड बना देते हैं तो ये बिजली वाले को भी प्रॉब्लम होगा कि एकदम हमारे करीब में ही है, रोड के से ही आपका केबल वायर जा रहा है, तो फिर इस रोड का पूरा रोड में पूरा क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे और पूरा केबल वायर को बिछाएंगे। तो ये विभागीय समिति क्या करता है, जैसे मान लो कि हमें सड़क बनाना है, तो जो हमारा सड़क बनाने वाली जो समिति है PWD समिति है PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इनका बात किससे किससे करवाएगा, तो विद्युत विभाग वाले से करा देगा, टेलीकॉम विभाग वाले से करा देगा और बोलेगा कि हम भाई यहाँ रोड बनाने वाले हैं, आपको यदि केबल वायर बिछाना है तो पहले से बिछा लो, विद्युत का लाइन बिछाना है थोड़ा और दूर में करके बिछा लो, ताकि हम ये सब बनाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये जितने भी विभाग आप ये सभी विभागों के बीच क्या करेगा, पहले समन्वय स्थापित करवाएगा और एक साथ बैठा के सबको पूछेगा कि इस जगह में किसे क्या क्या काम है और वो काम सब अपना बताएंगे। तो सब एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम होता है विभागीय समिति का। जितने भी हम यहाँ देखें ध्यान से, तो विभागीय समिति का मुख्य कार्य सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कराना है। जितने भी विभाग होंगे सबसे समन्वय स्थापित कराएंगे और काम को संपन्न कराते हैं, जिसमें हमें बहुत ही प्रॉफिट देखने मिलता है गवर्नमेंट को। एक ही खर्चे में पूरे काम निपट जाते हैं। समझ में आ रहे हैं। तो एक छोटा सा मैं उदाहरण दिया, आपको क्लियर हो गया होगा कि विभागीय समिति क्या होते हैं। क्लियर है सबका। चलो, तो ये अभी तक हम जो देखे थे वो जो था संसद की मुख्य रूप से किस प्रकार की समिति, तो स्थायी समिति था। अब हम देखेंगे मुख्य रूप से संसद की अस्थायी समिति। क्या देखेंगे, संसद की अस्थायी समिति देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो संसद की जो अस्थायी समिति का मतलब क्या होता है कि ये जरूरत पड़ने पर, जैसे कि जब संसद को या सदन को जब आवश्यकता पड़ता है, जब क्या होता है बता दो, आवश्यकता पड़ता है, तो हम संसद में और कुछ समिति बना सकते हैं और ऐसी समिति को ही बोलते हैं अस्थायी समिति। तो अस्थायी समिति में हम बात करें, अस्थायी समिति में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है उसको बोलते हैं प्रवर समिति। क्या बोलते हैं, प्रवर का मतलब ये होता है अस्थायी। ठीक है, तो जो प्रवर समिति जो होता है वो एक प्रकार का अस्थायी समिति होता है। और दूसरा जो होता है हमारा प्रवर समिति के अलावा जो दूसरा जो नाम रखा गया जिसको बोलते हैं अस्थायी संसदीय समिति ही हम बोल देते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की समिति की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अस्थायी समिति कौन सा होता है, तो वो होता है प्रवर समिति। एग्जाम में बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रवर समिति जो होता है वह किस प्रकार की समिति है, तो आपको बताना है अस्थायी समिति होता है। क्लियर सभी का। तो हम बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो किसी विधेयक पर हमें यदि विशेष रूप से जांच करवाना है, किसी विधेयक पर हम क्या कराना है, विशेष रूप से यदि हमें जांच वगैरह बैठाना है, जांच करवाना है किसी विधेयक पर, तो उसके लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है।
और जब भी प्रवर समिति बनते हैं तो प्रवर समिति में हम बात करें, यदि राज्यसभा का प्रवर समिति है तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें, राज्यसभा की प्रवर समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 30। उसी प्रकार से हम बात करें, यदि हमारा लोकसभा का यदि प्रवर समिति है तो यहाँ से भी 30 सदस्य होंगे। लेकिन मान लो कि दोनों को मिल के यदि प्रवर समिति बनाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर किसी विशेष विधेयक की जांच करवाना चाहते हैं तो दोनों मिलकर भी प्रवर समिति बना सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में कुल सदस्य संख्या 45 होगा। तो ये एक प्रकार का अस्थायी समिति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सनल राज्यसभा का है तो 30 सदस्य, लोकसभा का भी है तब भी 30, और दोनों का मिला जुला प्रवर समिति है तो 45 सदस्य हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त प्रवर समिति। क्या बोलते हैं? संयुक्त प्रवर समिति के नाम से जानते हैं। चलो ध्यान देंगे प्रवर समिति क्या होता है। हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में इसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो अस्थायी समिति में सबसे पहली समिति कौन सा है? जिसको प्रवर समिति बोलते हैं। प्रवर समिति का गठन अचानक कभी भी संसद कर सकता है। और कब करेगा? जैसे कि किसी विधेयक पर विशेष रूप से जांच करने के लिए, किसी विधेयक पर विशेष रूप से जांच करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। जैसे कि मान लो कि जीएसटी आया या और कोई विधेयक आया जिसकी जांच करवाना है और उससे संबंधित सदन में कोई समिति नहीं है फिलहाल, तो सदन क्या करेगा? एक प्रवर समिति बनाएगा उस विधेयक के लिए अलग से और उसकी जांच करवाएगा। अगर मान लो राज्यसभा को इस प्रवर समिति की जरूरत पड़ता है किसी भी विधेयक को लेके, तो उसमें 30 लोगों को बैठाया जाता है। अगर लोकसभा का प्रवर समिति है तो इसमें भी 30 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। लेकिन हम बात करें जब दोनों के संयुक्त रूप से प्रवर समिति का गठन करते हैं तो उसमें टोटल 45 लोग होते हैं, जिसमें से 30 सदस्य होंगे लोकसभा से और 15 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। क्लियर सबका? तो लोकसभा से कितने लोग होंगे? 30 और राज्यसभा से 15। तो ये क्या है? जब कुछ विधेयक अचानक सदन में लाया गया है तो स्थायी समिति तो अपना काम सदैव करते रहता है, लेकिन अचानक किसी भी प्रकार का विधेयक सदन में आ सकता है और उसकी जांच कराना पड़ा तो उस विधेयक के संबंध में एक नई समिति का गठन करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रवर समिति। लेकिन मान लो कि कुछ घोटाला वगैरह होता है देश के अंदर, तो उसके लिए प्रवर समिति नहीं बनेगा। ये केवल किसके लिए बन रहा है? कुछ कानून बनाने के लिए विधेयक लाया गया है और उसकी जांच हमें पहले करवाना है, और जांच जब पूरा हो जाएगा तब उसको सदन में वापस रखेंगे और कार्यवाही को बढ़ाएंगे। तो विधेयक पर जांच करने के लिए आता है कौन सा समिति? प्रवर समिति। लेकिन हम बात करें कि किसी व्यक्ति के जरा जैसे स्पेक्ट्रम घोटाला है या पीएनबी घोटाला है, व्यापम घोटाला है, इस ऐसे तमाम जो अनेक प्रकार के जो घोटाले हैं उसकी जांच करना है, तो उसके लिए हम दूसरी नंबर की समिति पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं अस्थायी संसदीय समिति। क्या बोलते हैं? अस्थायी संसदीय समिति बोलते हैं। ये अलग से बनते हैं। प्रवर समिति तो विधेयक के लिए बनेगा, ये अस्थायी संसदीय समिति जो होता है वो केवल घोटालों की जांच करता है। अचानक कोई भी घोटाले हमें जैसे नजर आते हैं तो उसकी जांच करने के लिए संसद एक समिति गठित करता है, उसको बोलते हैं अस्थायी संसदीय समिति। और यदि विधेयक की जांच करवाना है तो उसको बोलते हैं प्रवर समिति। तो दोनों ही अस्थायी समिति आपको क्लियर आ गया होगा समझ में, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सबका? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा स्थायी समिति क्या होता है और अस्थायी समिति क्या होता है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हम देख चुके हैं। चलो, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं संसदीय समितियों को लेके, स्थायी और अस्थायी। कल हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे संसद की दैनिक क्रियाओं के बारे में। कल हम आगे अध्ययन करेंगे कि संसद की दैनिक क्रियाएं क्या क्या होती है और उनके संबंध में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच या प्रक्रिया या बहस कब से कब तक होता है, तो इसको हम कल पूरे विस्तार से देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आगे ग्रो कराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जो नोट्स हैं सभी के पास
पहुंच सके और वो सब लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। धन्यवाद।